एवरीवन, कैसे हालचाल है आप लोगों के। मैं हिमानी मलिक आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूँ। साथ में आज हम केवीएस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चर्चाएं करने वाले हैं कि जिसमें केवीएस अपने आप को एक ऐसी संस्था सिर्फ मानता ही नहीं है जो कि वो है। केवीएस एक ऐसी संस्था है जहां पे आपको अगर किसी भी मतलब हमारे देश में जब भी कोई नई चीज लागू हमें करनी होती है, तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को आप लागू करना चाहते हैं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उस चीज को वहां तक ले जाने के लिए ना हमें एक स्टेप लेना पड़ता है अपने घर से। तो बस ऐसे केवीएस है हमारा। जब भी हम कोई नई चीज देश में लागू करने वाले होते हैं, पहले हम उसको केवीएस में टेस्ट एंड ट्रायल चलाते हैं, जो कि अपने आप में एक ऐसी गर्व की बात है क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करके यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी आपको बढ़ना है, निसंदेह बढ़ना है, नो डाउट। सो इसके बीच में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, उसके लिए अड्डा 24/7 या हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं हिमानी मलिक आपके साथ खड़ी हुई हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम लगातार इस बात की चर्चा करते आए हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इनके इंटरव्यूज हैं। आपके लिए भी इंटरव्यूज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वहां पे हम लोगों ने उनको पर्सनल गाइडेंस के तौर पे भी बहुत सारी चीजें समझाई, कहाँ कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आई है, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट रहना है, क्योंकि वहां पे हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा। वहां हमें कोई 40-50 मिनट नहीं मिलेंगे, घंटा नहीं मिलेगा कि आपको कोई चीज टॉपिक समझाना है। आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा उसमें अपने आप को प्रूव करना। और जितने वहां पे इन्विजिलेटर्स बैठे हैं या आप ये कह लीजिए जो पैनल बैठा हुआ है, उनको उनको बहुत ऐसी एनर्जी देना, ऐसी वाइब देना कि हाँ यू आर कैपेबल, कि आप एक टीचर बनने योग्य हैं। तो ये एक टास्क होता है अपने आप में, इसको कैसे चैलेंज करेंगे। सो बेसिकली मेरा आज का टॉपिक रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल होता है। मैंने न्यू जान के इसलिए लिखा क्योंकि आप बहुत सारे लोग ना गलतियां करते हो, ये काफी कॉमन चीजें, लोग इन पे भी नजर रखते हैं ताकि आपको ये देखे भाई बेसिक एजुकेशन तो नहीं हिली हुई है ना। हाँ, न्यू नहीं होता है, यह हमेशा नेशनल होता है। कैसा होता है? नेशनल, क्योंकि राष्ट्रीय तौर पर शिक्षा नीति है, ठीक है ना। ये न्यू कभी नहीं होता। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, आप कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि आपकी वजह से ना जितना भी रिटन एग्जाम उन्होंने लेना था वो ले चुके, आप उसको क्वालिफाइड कर चुके हो। सो अपने दिमाग से चीजें निकाल दो कि एग्जामिनर आपके बहुत ज्यादा ऐसे कुछ चीजें टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ है। अब जब वो इंटरव्यू लेगा तो वो सिर्फ एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है कि ये बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है, बच्चों को टैकल कैसे करेगा, 30-35 बच्चों की क्लास ये कैसे संभालेगा, और साथ में इसमें कॉन्फिडेंस कितना है, और उसके साथ में क्या इसको जानकारी है। क्या ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है आपसे कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है रट्टी रटाई चीजों से पास होकर के आए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहते हैं आपकी कि जो चीजें हाँ ठीक है, उनको पता है कि आप क्वालिफाई करके आए हो, आप कैपेबल कैंडिडेट्स हो। अब आपके सामने वो बैठे हुए हैं या आप उनके सामने बैठे हो, अब आपसे वो प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है जी, जो रिटन में पास करके आओ, बताओ ग्राउंड पे कैसे लागू होगा। तो नई शिक्षा नीति एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी में पूछा जाएगा क्योंकि ट्रेंडिंग भी है, न्यू भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ, जैसे ये सारी चीजें ये आपने पढ़ी हुई हैं, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करेंगे, इसके कुछ रिफॉर्म्स हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाएगा अच्छा ये बता दो पहले जो प्रणाली चलती थी वो कौन सी चलती थी, तो बोल देना 10+2 की चलती थी। अब जो चलती है वो 5+3+3+4 की चलती है, 5+3+3+4 की चली, सिंपल। अब अगर आपसे पूछे कि भाई ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, बोल देना इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। हम 4 मेन मुद्दे जो मेरी समझ में आए हैं, हमने पढ़े हैं, जो हमें एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन बल्कि राष्ट्रीय बोलना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में मिले हैं। वो 4 मुख्य बिंदु जरूर हैं कि एक तो बच्चे का इंटीग्रेटेड हो, और इंटीग्रेटेड के साथ साथ हम उसकी इंक्लूसिव पे भी ध्यान देंगे, यानी कि समावेशी को भी इससे जोड़ के चलना है। दूसरा, हमें बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास ना करके संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक चारों पे ध्यान देना है। साथ में इसी के साथ साथ 2 डोमेन साथ में चलते हैं जिसमें भाषा और नैतिकता का भी आज की डेट में बहुत ज्यादा महत्व है।
कुछ ऐसे आंसर आपके होने चाहिए। फिर अगर आपसे पूछा जाए एक हमें टीचिंग को, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, एक हमें उन बच्चों को एक्टिव रखना है, ऐसा नहीं है बच्चा पैसिव पड़ा हुआ है, वो बोल नहीं रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, यही सारी चीजें चल रही हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे एसएस, तो ये क्या हो जाएगा, पहुंच, ठीक है। तो एसएस होनी चाहिए पूरे नेशनल लेवल तक। इक्विटी दैट इज समावेशन, इक्विटी का मतलब होता है जो चीज जो आपने हर एक बच्चे को इकट्ठा किया एक छत के नीचे एक क्लास में, उस हर एक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, ठीक है, इसको हम इक्विटी कहते हैं। क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता। अफोर्डेबिलिटी यानी कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं। 6 से 14 साल जो है, 6 से 14 साल जो है उसमें हम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। अगर बच्चा की कैटेगरी है दिव्यांग, तो उसमें 6 से 18 साल माना गया है। और हम इसकी जवाबदेही चाहते हैं कि अगर ये लैक हुआ या फिर इसका रिजल्ट क्या है, हमें इसकी जवाबदेही कंटिन्यूअस चाहिए। साथ में बात करें स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया, ये चीजें ना आपने पढ़ी हुई है। मेन मुद्दा है भाई, जैसे फाउंडेशन स्टेज है पहली, उसमें 3 साल बच्चे को खिलाया जाएगा, मतलब खेल खिलौने ऐसे ही। 2 साल भी ऐसे एक्टिविटीज के थ्रू पेपर्स ले लिए जाएंगे जिसमें उसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास भी क्लियर हो जाएगी विदाउट एनी एग्जामिनेशन। फिर प्रिपरेटरी स्टेज आएगा जिसमें एक्टिविटीज के साथ ही स्टडी करवाई जाएगी। भाषा मदर टंग पे ज्यादा फोकस होगा, लैंग्वेज को हमने नकारा है। मेन मुद्दा अब केवीएस के नजरिए से ये बनेगा कि जो इंग्लिश को इन्होंने थोड़ा इग्नोर किया है या फिर कम आंका है, वो आपकी नजरों में कैसा है। तो आपको आंसर, अब ये नहीं है कि इस आंसर को रट लो, आप अपना भी क्रिएटिव आंसर बनाइएगा, बट इसका आंसर ये होना चाहिए कि हाँ, हमें अपनी मातृभाषा को और हमें अपनी भाषा को निसंदेह महत्व ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा कि अंग्रेजी में हम पीछे रह जाएं। अगर हम अंग्रेजी में पीछे रहे तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे हमारा बच्चा आगे चल के जब वो कैपेबल हो जाएगा या वो इंडिया को कहीं बाहर रिप्रेजेंट करना चाहे, तो वहां पे ऐसा ना हो कि हमें उसका कुछ हमें खामियां खटके वहां पे या खामियाजा भुगतना पड़े। ये सारी चीजें आप पॉइंट्स रखोगे। हालांकि हिंदी को, रीजनल लैंग्वेजेस को, मदर टंग को इन्होंने महत्व दिया है, ये बड़ी सराहनीय बात है, लेकिन साथ में अगर इसको इंक्लूड करती है तो ज्यादा बेटर हो सकता था ऐसे करके। फिर हमारा अगला स्टेज आएगा मिडल। मिडल में ये बोला है कि भाई इंडियन लैंग्वेज ला रहे हैं हम, भारतीय भाषा, कंप्यूटर कोड लाएंगे इसमें, जो बाद में सिखाई जाती थी बच्चों को बीटेक वगैरह के टाइम पे ज्यादा। वोकेशनल टीचिंग यानी कि व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी भी चीज में बच्चे का इंटरेस्ट हो। मैथ्स यानी कि गणित, साइंस यानी कि विज्ञान और आर्ट्स। ये चाहते हैं कि जब तक बच्चा हमारा, पहले क्या होता था, 11th-12th में स्ट्रीम हुआ करती थी, 11th-12th में स्ट्रीम हुआ करती थी, अब इन्होंने वो हटा दी है। अब ये चाहते हैं हम 6ठी से 8वीं तक ही बच्चे को वो हर एक्सपोजर दे दे कि बच्चे को पता हो कि आगे जाके मुझे लेना क्या है या मेरे लिए बेटर क्या है, इसीलिए सारा एक्सपोजर दिया जा रहा है। अब अगर आपसे पूछ रहे कि जो मिडिल स्टेज है एनईपी का, उसमें भारतीय भाषा, कंप्यूटर कोड, टेक या गणित या विज्ञान या आर्ट्स या सारी चीजों का जो एक्सपोजर दिया जा रहा है, क्या बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा? तो आपको बोलना है कि मैम एक्चुअली में बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, रचनात्मक होता है, और बच्चा हमारा खोज करने के लिए ही बना है, बशर्ते हम उसे ऐसा एनवायरनमेंट या वातावरण प्रदान करें जहां उसके अनुभवों को बहुत ज्यादा महत्व मिले, प्रायोरिटीज मिले, और वो भयमुक्त होकर फियरलेसली अपनी बात को रख पाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई भी हमें दिक्कत झेलनी पड़ेगी, बल्कि ये चीज हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बच्चा हमारा ऑलराउंडर होके निकलेगा। राइट, एट लास्ट हमें बच्चे को प्रैक्टिकल बनाना है, ना कि सिर्फ रट्टू तोता बनाना है। तो ये इंप्रेसिव आंसर होगा। अगर मैं इसी के बाद यहाँ पे बात करूं सेकेंडरी में, जैसे आप बोलोगे भाई नो स्ट्रीम, मल्टीपल स्ट्रीम, क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये सारी चीजों पे फोकस किया गया है। बोला अभी स्ट्रीम हटा दी गई है, साइंस, मैथ्स और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। अब बच्चा अगर चाहे तो भाई मेरे को ना सिर्फ अकाउंट्स अच्छी लगती है, बाकी मुझे कुछ नहीं लेना, ना बीएससी लेना ना इकोनॉमिक्स लेना। हमने कहा ठीक है, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, भाई मुझे तो बायोलॉजी अच्छी लगती है बट मैं केमिस्ट्री नहीं लूंगा, तो मत ले। तीसरा, मुझे तो मैथ्स अच्छी लगती है तो मैं ये लूंगा। चौथा, मुझे इसी में ना एक हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी लगती है तो मेरा मन करता है उसको पढ़ने का,
तो मैं ये लूंगा और साथ में पॉलिटी भी लूंगा। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट बन के एक अलग स्ट्रीम बन गए, ऐसे स्ट्रीम आप देखते ही नहीं थे। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी जॉब या किसी भी चीज की, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो विदाउट इंटरेस्ट 11th-12th पास करके आते हैं, फिर वो ग्रेजुएशन करने लगते हैं, फिर उनको ये पता ही नहीं होता कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ था, अब तुम्हें कुछ और पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीजों ने एक्सपोजर का मौका दे रही है, ये चीजों ने अपने पैशन को आगे ले जाने का मौका दे रही है। तो ये नो डाउट ये बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर किसी को प्रॉपर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए पुरानी साइंस वाली स्ट्रीम है, वो उसी को चूज करेगा और आगे बढ़ जाएगा, अगर पहले से क्लियर है। ठीक है, साथ में मल्टीपल स्ट्रीम कह दिया गया इसको। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करना चाहते हो, कैसे डेवलप करोगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, एक फॉरेन लैंग्वेज की चॉइस मिलेगी आपको यहाँ पे, तो वो भी आप ले पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम सही है क्या? ये क्वेश्चन आपसे 110% पूछा जा सकता है। मल्टीपल एंट्री का मतलब है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बाद कोई भी ऐसे हालात या कोई भी ऐसी चीजें बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको अपना, लेट सपोज बीए या बीकॉम आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना पड़ जाता है। पहले उसकी कोई कीमत नहीं होती थी, पहले उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता था कि आपने 1 साल भी बीए या बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन का 1 साल किया, कंप्लीट किया है। अब होगी, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर के बाद मूड बन जाता है या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको एग्जिट करना पड़ा, कि यानी कि आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपके 2 साल रह गए। अब अगर 2 साल बाद, कितने 2 साल बाद भी आप सोचते हो कि यार मेरे 2 साल रह गए थे, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रखा है, अब क्या करूं? तब आप अगर दोबारा यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे सीधा, फर्स्ट आपको रिपीट नहीं करना है। ऐसे थर्ड के साथ भी है। सो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट बनता है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारी एजुकेशन लैक करती है, तो इससे बहुत ज्यादा बेटर है कि हम उनको एक और चांस दे रहे हैं कि आपसे उस टाइम जो गलती हुई या परिस्थिति के कारण कोई चीज छूटी, तो आपके पास दोबारा मौका है उस चीज को कंटिन्यू करने का। ऐसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट बोला गया है उसको। अब असेसमेंट कैसे होगा? तो असेसमेंट वाला पार्ट बड़ा अच्छा है। असेसमेंट में क्या होने वाला है? असेसमेंट में बोल दीजिएगा, अगर पूछे कि जो असेसमेंट का तरीका है क्या वो सही है, क्वेश्चन यहाँ जो जबरदस्त बनेगा वो बनेगा सेल्फ असेसमेंट में स्वयं आकलन। तो स्वयं आकलन में आप ये बोलोगे कि मैम जो उन्होंने बोला है स्वयं आकलन वो अच्छा है, क्यों अच्छा है? मान लीजिए कि अगर लेट सपोज वो 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स में से अपने आप को 10 मार्क्स दे रहा है, लेकिन जब उसको असेसमेंट में मार्क्स उसके फ्रेंड्स दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे से बहुत गालियां देता है, बहुत लड़ता है, हम इसको 10 में से सिर्फ 3 नंबर देंगे, तो टीचर यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो शर्म तो होती है ना टीचर की। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 में से 10 ही देगा खुद को। अगर यहाँ पे मान लीजिए टीचर दे रहा है, ये भी 10 में से बोल रहा है मैंने भी ऑब्जर्व किया, मुझे भी अच्छा बिहेवियर नहीं लगता, तुम सबके साथ लड़ाई करते तो मैं तो 4 दे रही हूँ। तो ये चीजें, इससे क्या होगा, वो इन मार्क्स के चक्कर में सबसे अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेगा। और बोल देना कि मैम ये बात स्वाभाविक है कि जब कोई चीज को हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और वो चीज हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला देती है, यानी कि परमानेंट चेंज आ जाता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। अभी तक हम सिर्फ ज्ञान पे, अभी तक हम सिर्फ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं पर फोकस कर रहे थे, बट हम अब सच्चाई के तौर पर इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब हम नॉलेज या ज्ञान और लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। तो एक मेजर डिफरेंस रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये बच्चा रोज अच्छा व्यवहार इन लोगों के साथ करेगा, तो इसके व्यवहार में वो चीजें धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे, तो इसके चरित्र का निर्माण वैसा होगा, जो कि हमारे समाज को भी आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपने लायक तो बनेगा ही, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो इतनी अच्छी है। फिर हमारे मार्क्स आ जाते हैं, तो टोटल मार्क्स वैसे बनेंगे जैसे 100 में से होता है। तो अब ये इस तरीके से आपका पूरा फाइनल रिपोर्ट कार्ड इनके बेसिस पे बनेगा फाइनल। ठीक है, आपका अगर पूछ ले भाई कितने स्टूडेंट पे कितने बच्चे टीचर होंगे, तो बोल देना 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होगा, 25 पे 1 होगा अगर पिछड़ा वर्ग है तो ये सारी चीजें आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में अगर ये पूछ ले कि भाई ईसीसीई पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी क्यों है, तो बोल दीजिएगा कि मान लीजिए हमारा बच्चा 2 साल तक, ईसीसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर
एंड एजुकेशन, राइट, ये हो गया। तो यहाँ क्या हो जाता है इसको बोलना कि जो अर्ली चाइल्डहुड आप बोल रहे हो, इससे पहले हमारा बच्चा 0 से 2 यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक शैशव में था और घर में था। उसके बाद वो कहाँ जाने लगता है, बाहर जाने लगता है, और बाहर भी सीधा घर वाले उसको स्कूल में छोड़ के आते हैं। और जब घर वाले उसको स्कूल में छोड़ के आते हैं, तब उसको स्कूल में छोड़ते ही अगर वो केयर ना मिले, वो माहौल ना मिले, वो कंपैटिबिलिटी ना मिले, वो एनवायरमेंट ना मिले, डर का माहौल हो, उसके अनुभव को कोई तवज्जो ना दे, उसके अनुभवों को कोई एक्सेप्ट ना करे, उसकी मातृभाषा को कोई जाने पहचाने नहीं, तो उसको अपनापन नहीं लगेगा। और जायज सी बात है कि वही 2 से 6 साल का बच्चा उस स्कूल से ड्रॉप आउट भी कर सकता है या बैक आउट कर जाएगा। इसीलिए हमारे ड्रॉप आउट केस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने भी फील किया है कि शायद हमारा जो पहला एजुकेशन वाला सिस्टम था उससे बेटर आज का एजुकेशन सिस्टम होने जा रहा है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे माहौल में पढ़ाने वाली हूं जहां सरकार भी ये चाहती है कि हमारे भविष्य का निर्माण कुछ ऐसा हो। और अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो हमें देना जरूरी है, इसकी देखभाल का, हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि ऐसा मान लो आप, जैसे घर की नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग इमारत उतनी ही शानदार खड़ी होगी। अगर नींव हिल गई तो इमारत किसी काम की नहीं है, कभी भी गिर सकती है। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा पहली बार स्कूल में अर्ली चाइल्डहुड फेज में आता है, या घर से उसके लिए जब पूरे संसार के रास्ते खुलते हैं, गेट खुलता है, वो स्टेज होती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड। कुछ इस प्रकार के आंसर्स आपके बनेंगे। आपको प्रैक्टिकल दिखाना है कोई चीज है ग्राउंड लेवल पे कैसे होगी। अब वो ये भी बोल देंगे अगर ये लागू ना हुई तो, फिर उसका बोलना कि मैम हम अपने पद के हिसाब से या अपनी जहां पे भी हम बैठे हैं जिस पद पर शिक्षक के नाते, वहां से जितने संभव प्रयास होंगे अपने नाते हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर सरकार इस तरीके की नीति लेकर आई है तो ऑब्वियस सी बात है वो काम करने के लेकर ही लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार के आंसर्स आपके बनने हैं। तो एनईपी को आपको इस तरीके से तैयार करना है। आपको अगर लग रहा है कि एनईपी मुझे पूरा पढ़ के और रट के जाना है, कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने राज्य के बारे में, आपको अपनी न्यू पॉलिसी के बारे में, आपको अपनी शिक्षा के बारे में, आपको अपने आसपास के मेन मुद्दों के बारे में, आपको एथिक्स के बारे में, मतलब आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करेगा वो, ये बंदा आया है, ये संसार को कितना जान रहा है, कितना एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि आपको लगातार एक्सप्लोर करना है। टीचर बनने के बाद आपको रोज नए नए बच्चे मिलेंगे, रोज अपडेटेड बच्चे मिलेंगे, तो वो चाहते हैं कि पहले हम नॉलेज तो चेक करें इस चीज की, प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो वो चीज ये लोग देखना चाह रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और साथ में अगर आप हमारे साथ केवीएस बैचेस में जुड़ना चाहते हैं ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, केवीएस बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जा करके टीचिंग के सेक्शन में आप कोड लिख लीजिएगा Y648 Y648, इस कोड का इस्तेमाल करिएगा। ये मेरा कोड है। इससे जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका पैसा बहुत बच जाएगा, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। तो केवीएस के बैचेस में, इंटरव्यू के बैचेस में जुड़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हमने टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को फिजिकली बुलाया था कि आप आइए, पैनल आपके सामने बैठेगा, आप यहाँ पे आंसर दीजिए, उसका पूरा परफॉर्म आओ, सब कुछ पूरी फाइल देकर के आते हैं। जहां जो कमियां होती हैं कॉन्फिडेंस में, आंसर्स में, नॉलेज में, डिलीवरी के उसमें, बॉडी लैंग्वेज में, डेमो टीचिंग में, सब कुछ आपसे करवाया जाता है, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, और पिछली बार का रिस्पॉन्स भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, अगर आपको नीड लगती है तो ले सकते हैं इस चीज का सहारा या हेल्प। थैंक यू सो मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, और याद रखें कि रोज शाम 7 बजे किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए हिमानी मैम की क्लास होती है, सिर्फ हिमानी मलिक टीचर सलाह यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।